रिलायंस और रूस के बीच में जहां एक बड़ा वाला समझौता हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए रूस को ना क्यों बोला भारत ने। जानेंगे इस डील को लेकर। चाइना भी बहुत ज्यादा आशा में था, लेकिन इस पूरी डील में चीन को मुंह की खानी पड़ गई है। इन सब के बीच में प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर रूस को क्या भेज रहा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। पिछले साल भारत से रूस को निर्यात में काफी तेजी देखने को मिली है। यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए अलग अलग प्रतिबंधों ने वैश्विक व्यापार पर गहरा असर डाला है और इन प्रतिबंधों के कारण रूस ने अपनी व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साझेदारों की तलाश शुरू की है, जिसमें भारत प्रमुख रूप से सामने आया है। भारत से रूस को निर्यात में सबसे अधिक वृद्धि इंजीनियरिंग की वस्तुओं, मशीनरी, मशीन पार्ट्स और विमान कलपुर्जों के निर्यात में देखने को मिली है। 2023-24 में रूस का निर्यात 35 से बढ़कर 4.3 अरब डॉलर हो गया, जिसमें मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक सहित मशीन भागों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये वृद्धि भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और ये दिखलाता है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा रूस के बाजार में अपनी जगह बना रहा है। इसके विपरीत दवा, चाय, कॉफी, तंबाकू जैसी पारंपरिक वस्तुओं के निर्यात में स्थिरता या गिरावट देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण है वैश्विक बाजार में इन वस्तुओं की मांग में कमी और परिवहन और अन्य व्यापारिक बाधाओं का बढ़ना। इन पारंपरिक वस्तुओं के मांग में आई गिरावट ने भारतीय निर्यातकों के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर दी है। निर्यात में तेजी के बावजूद भारतीय निर्यातक बैंकों की नानुकुर के कारण चिंतित हैं। प्रतिबंधों के डर से अधिकांश भारतीय बैंक रूस के साथ व्यापारिक ट्रांजैक्शन को पूरा करने से हिचकिचा रहे हैं। फिर भी कुछ बैंक हैं जो यहाँ पर आगे बढ़कर रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। पर इसी बीच भारत ने अपनी कंपनियों को ये कहा था कि आप रूस से तेल खरीदें और तेल की डील लंबी करें। हालांकि भारत ने हाल फिलहाल में अपनी ज्यादातर कंपनियों को इस बात को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा तेल लंबे टर्म के आधार पर खरीदें। अब इसी बीच एक खबर आ रही है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि रिलायंस और रूस की कंपनी के बीच में एक सौदा तय हुआ है और इस सौदे के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दी जा रही है, लेकिन जो डिटेल निकल कर आई है उस डिटेल में ये कहा जा रहा है कि भारत अच्छा खासा तेल खरीदने वाला है। और ये जो अच्छा खासा तेल है, ये तेल कितना होगा? 1 साल के लिए ये करार किया जा रहा है। करार के तहत हर महीने कम से कम 3 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल आयात की जाएगी और पेमेंट रूस की करेंसी रूबल में किया जाएगा। कहा जा रहा है OPEC+2 की मीटिंग होने वाली है जून में। इसमें ये तेल सप्लाई में कटौती जारी करने का निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्री को इस डील की वजह से रियायती कीमत पर तेल मिलने रहने की उम्मीद बताई जा रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने पर बैन लगा दिया था और इसके बाद से भारत रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। भारत ने रूसी कच्चे तेल के लिए रुपए, दिरहम और यहाँ तक कि युआन में भी भुगतान किया। भारत ने 2020 में रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 2% कच्चा तेल खरीदा था। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में टोटल सप्लाई 16% हो गया। 2022 में सप्लाई बढ़कर 35% तक पहुंच गया। फिलहाल भारत रूस से अपनी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत की टोटल व्यापार वैल्यू में क्रूड ऑयल का हिस्सा 1/3 है, यानी भारत जो कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करता है उसका करीब 1/3 क्रूड ऑयल होता है। इसलिए इस मुनाफे से व्यापार घाटे में कमी आएगी। यूक्रेन के बाद रूस पर कई प्रतिबंध लगे। इसका फायदा दुनिया में क्रूड ऑयल के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर भारत ने उठाया और यूरोप की जगह रूस का तेल इंपोर्ट बढ़ा दिया। रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का 19 लाख करोड़ रुपए है। वहीं रोजनेफ्ट भी रूस की तीसरी बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप भी करीब 7 लाख करोड़ रुपए है। अब इन दोनों कंपनियों के समझौते का फायदा भी रिलायंस ग्रुप को मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? तो अब रिलायंस ग्रुप इसे बेचेगा यूरोप को और यूरोप से अच्छा खासा मुनाफा कमाएगा। एक बार को ये सवाल यूरोप में उठते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं
हैं, म्यूनिख में डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल किया गया, जिसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने अपनी आंखों से ही जिस तरीके से जवाब दिया, पूछने वाली रिपोर्टर भी अकचका गई। लेकिन सच क्या है? हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने सच को खोला है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिए। Let me give you 3 examples why I say that the whole European Union and the whole North Atlantic community is super hypocritical on that. There's a huge hypocrisy in this regard. Specifically on the sanctions. And on this whole relationship with Russia. Just three quick instances. First, I'm personally responsible in the government for the construction of the new nuclear power plant in Hungary. On nuclear, we are on the same page with United Kingdom. Maybe not on the fact that we are working together with the Russians on that, but on nuclear, we are on the same side. So in 2014, we signed a contract with the Rosatom, which is the Russian nuclear energy company, to build a nuclear power plant for us. Okay, we are now building the nuclear power plant. The land preparation, everything is going on. Russians. Okay, if I take you to the site tomorrow, you will see huge works going on, but you will see American, German and French subcontractors working on the site, paid by the Russians to work there. Okay, so this is my first point. Second point of mine. We have been under constant pressure not to work together with the Russians on nuclear energy, not to buy nuclear fuel from the Russians. I mean, if we don't buy nuclear fuel from the Russians, we have to shut down the nuclear power plants of ours, nuclear power plant, which currently covers 33% of the electricity demand of ours. Okay, stop buying nuclear fuel. Who was the #1 supplier of uranium of the United States last year? Russia. इस वीडियो में हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने सच कहा और ये कहा कि देखिए, दुनिया कहती है कि विक्टर ऑर्बन पुतिन से मिल रहे हैं, हंगरी अपना सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है भारत से यूरोप मात्र 1% तेल खरीदता था, आज 40% तेल खरीद रहा है। मतलब आप रूसी तेल को भारत के नाम पर खरीद रहे हैं, इंडियन ऑयल कह के खरीद रहे हैं, आप भी तो खरीद ही रहे हैं। फिर यहाँ पर कहाँ रह गई प्रतिबंधों की बात? अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में बहुत ही ज्यादा बनावटी चीजें हैं, और हालांकि ये बात तो डॉक्टर एस जयशंकर भी कई बार कहते हैं, जिसमें उन्होंने इन बातों को कहा है। पर भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत एक तो सस्ते में तेल खरीद रहा है। इसका असर ये होगा कि ओपेक की जो बैठक होने वाली है, इसमें अगर ये तेल कट करते हैं प्रोडक्शन, तो रेट हाई होगा, और रेट हाई होने की वजह से फिर सभी के तेल के दाम बढ़ेंगे। चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हुआ है, ऐसे में भारत के लिए आसान ये है कि भारत को कम कीमत चुकानी पड़ेगी और ये भारत के मुनाफे में जाकर ऐड होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।